अभिप्रेरणा की विचारधाराएं। विभिन्न प्रबंध विचारकों, मनोवैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों ने अभिप्रेरण से संबंधित विभिन्न विचारधाराएं प्रतिपादित की हैं। इन विचारकों में अब्राहम एच मास्लो, हर्ज़बर्ग, मैकग्रेगर, ओची, उर्विक, मैरी पार्कर, रेंसिस लिकर्ट आदि मनोवैज्ञानिक शामिल हैं। और इनमें से हम अभी बात करेंगे मास्लो की आवश्यकता क्रम पर आधारित विचारधारा की। अभिप्रेरणा की इस विचारधारा का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक अब्राहम एच मास्लो द्वारा किया गया था, जो कि सन 1943 में किया गया। यह विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है और वह उन आवश्यक की संतुष्टि हेतु प्रयत्न करने को तत्पर रहता है। मास्लो के मतानुसार यदि यह पता लगा लिया जाए कि कर्मचारी की कौन सी आवश्यकता अधूरी है, तो उस अधूरी आवश्यकता को पूरा करने के लिए व्यक्ति को अभिप्रेरित किया जा सकता है। और उन्होंने ये भी बताया कि आवश्यकताओं का अनुक्रम निर्धारित किया जा सकता है। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति में 5 आवश्यकताओं की क्रमबद्धता को बताया है, जो कि विद्यमान होती है। आप इस चार्ट में देख पा रहे होंगे कि आवश्यकताओं के अनुक्रम को भी उन्होंने मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है, निम्न स्तरीय आवश्यकताएं और उच्च स्तरीय आवश्यकताएं। निम्न स्तरीय आवश्यकताओं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आती है वह आती है शारीरिक आवश्यकताएं। शारीरिक आवश्यकताओं में मनुष्य के जीवन अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यकताओं से अभिप्रेरित किया जाता है, जिसमें सामान्य रूप से रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। इसमें जो भी व्यक्ति होता है, मनुष्य की आवश्यकताएं जो संतुष्ट होती जाती है और फिर उसे नई आवश्यकता को दिखाकर अभिप्रेरित किया जाता है। जो दूसरे नंबर पे आवश्यकता उन्होंने बताई है सुरक्षात्मक आवश्यकताएं। सुरक्षात्मक आवश्यकताओं की उत्पत्ति शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति होने के पश्चात होती है। जब व्यक्ति की भावी शारीरिक या मानसिक संकट का जो उसके अंदर भय उत्पन्न होता है, तब जाके ये आवश्यकताएं आती हैं। व्यक्ति अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है और भविष्य में आर्थिक, शारीरिक और मानसिक संकटों के प्रति सुरक्षा के लिए आश्वस्त होना चाहता है। इसके लिए उसे नौकरी, बीमा, पेंशन और अन्य आर्थिक साधनों को दिखाकर अभिप्रेरित किया जाता है। तीसरी जो आवश्यकता आती है वह आती है स्नेह और अपनत्व की आवश्यकताएं। मानव एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक होने के कारण वह समाज में अपना मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है और अपने जीवन में उसे किसी मित्र की, जीवन साथी की, परिवार की, इनकी सबकी आवश्यकता होती है। तो इन आवश्यकताओं को दिखाकर भी उसे अभिप्रेरित किया जा सकता है। और इस आवश्यकता की उत्पत्ति शारीरिक और सुरक्षात्मक आवश्यकता की उचित स्तर पर संतुष्टि हो जाने के बाद ये आवश्यकता उसे महसूस होती है, जिसमें उसे अपनत्व या सामाजिक आवश्यकताओं को कहा जा सकता है। और चौथी जो आवश्यकता बताई गई है वह है स्वाभिमान या अहंकारी आवश्यकताएं। सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के पश्चात व्यक्ति के अंदर ईगो या स्वाभिमान की आवश्यकता उत्पन्न होती है। इनमें व्यक्ति कार्यरत संस्था में अपना एक पद, मान, स्थिति या प्रतिष्ठा चाहता है, स्वतंत्रता, निर्णय अधिकार आदि की इच्छा करने लगता है। इन आवश्यकताओं में व्यक्ति स्वयं को महत्वपूर्ण सिद्ध करना चाहता है और ऐसे में व्यक्ति की इनमें से कुछ भी आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाती है तो वह संभव है कि कुछ आवश्यकताएं जीवन पर्यंत भी ना संतुष्ट हो। तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष योग्यता और क्षमता रखने वाले व्यक्ति ही इनको पूरी कर पाते हैं। सामान्य व्यक्तियों की यह आवश्यकताएं सामान्यतः असंतुष्ट ही रहती है, क्योंकि हर व्यक्ति इस आवश्यकता के क्रम तक पहुंचकर
अपने आप को संतुष्ट मानने लग जाता है, इसलिए अभी उसको इन सब चीज़ों के लिए और असंतुष्ट रहने की ज़रूरत पड़ती है। और पांचवा जो अनुक्रम बताया है मास्लो ने, वो बताया है कि आत्म विकास की आवश्यकताएं। मास्लो के आवश्यकता अनुक्रम में पांचवी जो आवश्यकता का क्रम है, उसमें ये बताया है कि आत्म विकास की आवश्यकता उस आवश्यकता को माना है जिसमें एक व्यक्ति वह बनना चाहता है जो वास्तव में वह बनना चाहता था। पहले कभी उसको इस तरीके का एक एहसास होता था कि मैं बड़े होकर ये बनूं। मानव में आत्म विकास की आवश्यकता उसके भीतर की सृजनशीलता, क्षमता और योग्यता के कारण पैदा होती है। जब व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करता है, फिर उसको सामाजिक आवश्यकताओं की अभिप्रेरणा की जो दूसरी विचारधारा है वह है हर्ट्ज़बर्ग की द्विघटक विचारधारा। द्विघटक विचारधारा के प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग माने जाते हैं। इन्होंने अपने साथियों के साथ करीब 200 इंजीनियर्स पर शोध किया और उनसे कार्य के बारे में विचार जानकर इस विचारधारा का प्रतिपादन किया। हर्ट्ज़बर्ग के अनुसार एक व्यक्ति कार्यस्थल पर अपने कार्य से असंतुष्टि प्राप्त करता है तो उस असंतुष्टि का कारण वह वातावरण है जहां वह काम करता है, और इस वातावरण को जो घटक प्रभावित करते हैं, हर्ट्ज़बर्ग ने उन्हें स्वास्थ्य या आरोग्य घटक के नाम से संबोधित किया है। ये घटक व्यक्ति को अभिप्रेरित नहीं करते किंतु उसे असंतुष्ट होने से रोकते हैं, अर्थात कार्यों संतुष्टि को बनाए रखने हेतु आवश्यक होते हैं। अभिप्रेरक घटक की आवश्यकता आरोग्य घटक के पश्चात होती है। यानी कि जो हर्ट्ज़बर्ग ने 2 घटक बताए हैं, द्विघटक जो विचारधारा रखी है, उसमें पहला घटक है स्वास्थ्य आरोग्य घटक और जो दूसरा घटक है वह है अभिप्रेरक घटक। तो इसमें यह बताया गया है कि जो आरोग्य घटक है उनके पश्चात अभिप्रेरक घटकों की आवश्यकता होती है कर्मचारियों को संतुष्टि या अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए। और स्वास्थ्य आरोग्य घटक में 8 घटक बताए हैं, जबकि अभिप्रेरक घटक में 6 घटक के बिंदु बताए गए हैं। तो अभी हम जानेंगे स्वास्थ्य और आरोग्य घटकों के बारे में। इसमें सबसे पहले आता है संस्था की नीतियाँ। एक संगठन की जो नीतियां हैं वह कर्मचारियों को संतुष्ट या असंतुष्ट होने के कारण बन सकती है। जो नीतियां हैं वो है किस आधार पर निर्धारित की गई है, तय की गई हैं, कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं या नहीं, या श्रम जो उनका एक कानून है उसके तहत बनाई गई है या नहीं। इस प्रकार जो संस्था की नीतियां हैं वह भी कर्मचारी की संतुष्टि या असंतुष्टि का कारण बनती है। संस्था का प्रशासन दूसरा जो इसका कारण बताया गया है, संस्था का प्रशासन। इसमें वहाँ का प्रशासन कितना कर्मचारियों के बारे में सोचता है, उनके हितों को ध्यान में रखता है, उनकी कार्य को लेकर उनके अंदर कितनी सजगता है, तो ये सब चीज़ें उसको वहाँ के प्रशासन पे भी डिपेंड करती है। फिर आता है आपका कार्य दशाएं। जब एक कर्मचारी संगठन में काम कर रहा होता है या एक श्रमिक किसी कारखाने में कार्य कर रहा होता है तो वहाँ का वातावरण ही वहाँ की कार्य दशाएं भी उसको असंतुष्ट या संतुष्ट होने पर प्रभाव डाल सकती है। जब एक श्रमिक कार्य कर रहा होता है तो उसे कार्य के लगातार घंटों के बीच में उसको कहीं ना कहीं अपनी थकान मिटाने के लिए एक निर्धारित ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे वह अपने आप को थोड़ा सा हल्का महसूस करे या उसकी जहाँ पे थकान दूर हो सके। ऐसे कर्मचारियों के लिए कार्य दशाएं, जैसे कि वो है जिस स्थान पर काम कर रहे हैं वहाँ पर जितने भी औजार हैं या जितने भी उनके कार्य से संबंधित कोई सामान है वह उनको तुरंत उपलब्ध हो जाए, ऐसे में कार्य दशाएं उनको प्रभावित करती है। फिर आता है पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण भी कर्मचारियों को असंतुष्ट होने से रोकता है, यानी कि पर्यवेक्षण के दौरान उसके कार्य में कमियां या उसके कार्य में कोई सुधारात्मक जो कार्य होता है वो बताया जा सकता है।
पारस्परिक व्यक्तिक संबंध, एक प्रबंधक और एक कर्मचारी के बीच में जो संबंध होता है वो कैसा है, मानवता का उसके साथ व्यवहार होना चाहिए। वेतन या मजदूरी, ये भी आरोग्य घटकों में आते हैं, क्योंकि आरोग्य घटक के जो है वह आवश्यकता के घटक माने हैं। दूसरा है अनुषंगी लाभ। अनुषंगी लाभों में जो भी कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहा होता है तो वेतन या के अलावा उसको उसके मतलब उसकी व्यक्तिगत जीवन में उसको क्या वेतन के अलावा क्या संस्था से लाभ प्राप्त हो सकता है, ये सब उनमें आते हैं। कार्य सुरक्षा, जब व्यक्ति कहीं पे कार्य करने को जाता है तो उसको ये एक सुरक्षा का भाव उसके अंदर वहाँ पे उसको मिलना चाहिए कि हाँ वास्तव में मैं यहाँ काम करूँगा तो मुझे जॉब की सिक्योरिटी रहेगी। अपने आप को वो वहाँ पे काम के दौरान सुरक्षित मानता है कि मुझे यहाँ से हटाया नहीं जाएगा, या किसी भी तरीके, जैसे अभी हम मान रहे हैं कि इस काल में कई बार बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी अपने लोगों को, वर्कर्स को हटा दिया है। ऐसे में जो ये कार्य सुरक्षा है ये भी स्वास्थ्य और आरोग्य घटक माने जाते हैं। इसके बाद आता है अभिप्रेरक घटक। ये घटक जो है मुख्यतः कार्य से संबंधित घटक होते हैं। इन्हें संतुष्टि प्रदान करने वाले घटक भी कहा जाता है। इनमें निष्कर्ष के तौर पर इन बिंदुओं को शामिल किया है, जिसमें सबसे पहला आता है उपलब्धियाँ। एक व्यक्ति को उसकी उपलब्धियाँ बता भी अभिप्रेरित किया जा सकता है। ये उसके जितने भी अचीवमेंट है वो सामूहिक रूप से अगर संगठन में बताया जाए कि कर्मचारी ने क्या क्या अचीव किया है इस वर्ष के दौरान, तो ये सब उसके अभिप्रेरणा का कारण बनते हैं। मान्यता एवं सम्मान, जब आप संगठन में कार्य कर रहे होते तो आपको एक समय बीतता जाता है और आपको एक लगता है कि अब मुझे यहाँ पे कोई पद सम्मान मिलना चाहिए, तो ये मान्यताएं यानी कि उसकी बात को समझना, निर्णयों में उसको शामिल करना, ये मान्यताएं उसके लिए बहुत आवश्यक बन जाती है, यानी कि उसे मोटिवेट करने के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। फिर आता है विकास। विकास के अंदर आप व्यक्तिगत विकास की भी बात कर सकते हैं इसमें, कि जब आप संगठन में कर्मचारी काम करने आता है तो उसका डेवलपमेंट उस संगठन के मैनेजमेंट का दायित्व बन जाता है। इसलिए विकास जब अगर लगता है व्यक्ति को कि मुझे यहाँ पे या इस संगठन में मेरा ज़्यादा विकास होगा, तो वहाँ टिक के काम करता है, अभिप्रेरित होके काम करता है। फिर आता है उत्तरदायित्व। बराबर उसको उत्तरदायित्व देने चाहिए, क्योंकि उत्तरदायित्व के साथ साथ अधिकार भी कहीं ना कहीं कर्मचारी को अट्रैक्ट करते हैं। उसे लगता है कि मुझे अगर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है तो इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए मुझे कुछ अधिकार भी दिए जाएंगे, तो वो उन अधिकारों का जो उसको एक लालच होता है वो मोटिवेशन का कारण बन जाता है। और फिर आता है आपके व्यक्तिगत उन्नति। व्यक्तिगत उन्नति में जब संगठन में कर्मचारी आता है तो वो हो सकता है कि निम्न पद पे काम में लगे, लेकिन धीरे धीरे उसके कार्य में बढ़ोतरी होती जाती है, उसको वहाँ से कुछ सीखने को मिलता है, तो उसका व्यक्तिगत जो है वो उन्नति भी बनती जाती है। और फिर आता है कार्य की प्रकृति। कार्य की प्रकृति जो है वो जैसे कि जिस कार्य में कर्मचारियों को रुचि होती है उस रुचि के अनुरूप उनको कार्य दिया जाए। हर्ट्ज़बर्ग की जो ये विचारधारा है इसमें आरोग्य घटकों से, जो भी आरोग्य घटक है जिनको हम स्वास्थ्य या आरोग्य घटक कहते हैं, उससे संस्थान को अधिक प्रभावित माना जाता है। इसमें संगठन में अच्छा वातावरण निर्माण किया जा सकता है और एक व्यक्ति की योग्यता को भी प्रभावित किया जा सकता है। ये घटक कर्मचारी की कार्यक्षमता को बनाए रखते हैं और इन्हें अनुरक्षण तत्व भी कहा जाता है। और हर्ट्ज़बर्ग ने बताया कि अभिप्रेरक तत्वों से व्यक्ति को अभिप्रेरित किया जा सकता है, ना कि स्वास्थ्य तत्वों से। तो समझने वाली बात यह है कि द्विघटक विचारधारा रखी है, उसमें संस्था को क्या लाभ मिलेगा, कौन से घटकों से लाभ मिलेगा, तो उसमें बताया कि संस्था के लिए जो प्रभावित करने वाले हैं वो है स्वास्थ्य और आरोग्य घटक, और अभिप्रेरक घटक हैं
वो केवल एक व्यक्ति को अभिप्रेरित करने का काम कर सकते हैं। तो ये हर्ट्ज़बर्ग का जो एक निष्कर्ष था इस विचारधारा का,